तो नेक्स्ट हम इरिगेशन एंड कनाल से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला पार्ट हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया स्कीम रिलेटेड टू इरिगेशन फैसिलिटी हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। सो बेसिकली इंडिया में जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेजर इरिगेशन स्कीम, मेजर इरिगेशन स्कीम क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लो कि ये 3 जो इरिगेशन फैसिलिटी हैं वो है कौन कौन सी, फिर एक एक करके उनके डिटेल्स के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहला आता है मेजर इरिगेशन स्कीम्स, फिर नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम इरिगेशन स्कीम, फिर आता है माइनर इरिगेशन स्कीम, ठीक है। ये बेसिकली लैंड के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो छोटा छोटा फैक्ट्स है, याद कर लेते हैं। तो अगर मेजर इरिगेशन स्कीम्स की बात करें तो इट कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टेयर। सो अगर जो भी इरिगेशन स्कीम अगर मोर देन 10,000 हेक्टेयर लैंड को कवर करेगी तो दैट विल फॉल इनटू मेजर इरिगेशन स्कीम, ठीक है। कनाल एंड मल्टीपर्पज स्कीम्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। सो अगर पूछ दे कि मेजर इरिगेशन स्कीम में कौन कौन सी स्कीम्स इंक्लूडेड होती है, तो एक तो कनाल इंक्लूडेड होता है और एक मल्टीपर्पज स्कीम्स इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीडियम इरिगेशन स्कीम। मीडियम इरिगेशन स्कीम्स क्या करती है? ये बेसिकली 2,000 टू 10,000 हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड को इंक्लूड करती हैं। तो बेसिकली हमने मेजर में देखा, उसमें क्या था, ग्रेटर देन 10K, ठीक है। यहाँ पे 2,000 टू 10K वाला एक ब्रैकेट खुल जाता है, ठीक है। तो 10,000 से ज़्यादा वाला मेजर इरिगेशन स्कीम में आएगा और 2,000 टू 10,000 वाला जो है वो आपका मीडियम इरिगेशन स्कीम्स में आएगा, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? स्मॉल कैनाल्स आते हैं, ठीक है, स्मॉल कैनाल्स आते हैं। तो स्मॉल कैनाल्स जो हैं वो मीडियम इरिगेशन स्कीम के पार्ट है, जबकि हमने देखा कि मेजर इरिगेशन स्कीम में क्या क्या आते हैं? कनाल आता है और मल्टीपर्पज़ स्कीम्स आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइनर इरिगेशन स्कीम। माइनर इरिगेशन स्कीम ऑब्वियसली 2,000 टू 10,000 वाला मीडियम में आ गया, ग्रेटर देन 10,000 वाला मेजर में आ गया, तो बचा क्या? लेस देन 2,000 वाला। तो लेस देन 2,000 कल्टिवेबल जो लैंड्स है वो फॉल करेगा आपका माइनर इरिगेशन स्कीम्स में, ठीक है। इसमें इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? ट्यूबवेल हैं, है ना, पॉन्ड्स हैं, वेल्स हैं, कुएँ, ट्यूबवेल और पॉन्ड्स जो होते हैं वो फॉल करते हैं किसमें? माइनर इरिगेशन स्कीम्स में, ठीक है। अब देख लेते हैं इरिगेशन बाई कनाल वाला कितना क्या कैसे क्या करता है, क्या क्या फैक्ट्स है इसके बारे में। तो कनाल आर द सेकेंड मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन इन द कंट्री through which more than 26.19% of एग्रीकल्चर लैंड इज इरीगेटेड। तो याद रखना, जो हमारा कैनाल है वो सेकेंड मेजर मीन्स ऑफ इरीगेशन है, ठीक है। फर्स्ट इरीगेशन का जो मीन्स है वो कौन सा है उसको देखते हैं अभी, ठीक है। बट अभी जो हमारा सेकेंड मेजर स्कीम है वो क्या है? कैनाल है, ठीक है, जो कितना कवर करता है लैंड को? 26.19%। 19% भूल भी जाओ तो चलेगा, बट मोटा मोटी याद रखना कि अराउंड 26% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को ये कवर इरीगेट करता है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ कैनाल हैव बीन डन इन द वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड द कोस्टल रिवर डेल्टा रीजन। सो बेसिकली जो डेवलपमेंट ऑफ कनाल है वो मेजरली कहाँ कहाँ किया गया है? वो वास्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ का जो बड़ा सा प्लेन है उसके लिए किया गया है, और कोस्टल रिवर डेल्टाज के रीजन में कनाल का ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कनाल सिस्टम इन इंडिया इन द वर्ल्ड इज़ गंगा कनाल। याद रखना, गंगा कनाल जो है वो मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट ओल्डेस्ट एंड डेवलप्ड कनाल है वर्ल्ड का। कौन सा? गंगा कनाल, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था कब? 1927 में। किसके द्वारा? महाराजा ऑफ बीकानेर और श्री गंगा सिंह के द्वारा, ठीक है। महाराजा बीकानेर और गंगा सिंह के द्वारा क्या कंस्ट्रक्ट किया गया था? गंगा कनाल कंस्ट्रक्ट किया गया था, और इसके बारे में स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये ओल्डेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड कनाल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखना। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड कनाल इन पेनिनसुलर इंडिया ड्यू टू विच पॉन्ड्स आर अ मेजर मीन्स ऑफ इरीगेशन। सो बेसिकली हमारे जो पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है उसमें वाटर की स्कार्सिटी होती है, ठीक है, रिवर्स में एंड कनाल्स में, ठीक है। रिवर्स एंड कनाल्स में पेनिनसुलर इंडिया में वाटर की शॉर्टेज होती है, इसलिए पॉन्ड्स भी जो है वो मेजर मीन्स ऑफ इरीगेशन बन जाते हैं यहाँ पे। स्टेट विद द मैक्सिमम एरिया इरीगेटेड बाय ट्यूबवेल इज़ उत्तर प्रदेश। याद रखना, ये फैक्ट यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेट फर्स्ट रैंकिंग में कौन सा स्टेट आता है जिसका मैक्सिमम एरिया जो है वो ट्यूबवेल से इरीगेट होता है, तो वो अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अबाउट 73.4% ऑफ इट्स एरिया इरीगेटेड बाय ट्यूबवेल, ठीक है, याद रखना
सबसे फर्स्ट कौन सा आता है ट्यूबवेल से इरीगेट होने वाला, वो उत्तर प्रदेश है। और उसमें कितने % ऑफ एरिया को इरीगेट किया जाता है ट्यूबवेल से, तो वो अराउंड 73.4%, अराउंड मोटा मोटी याद रखना कि 72 to 74% के आसपास इरीगेशन होता है। किससे? ट्यूबवेल से। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट कनाल्स के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट कनाल्स के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा ईस्टर्न यमुना कनाल। ईस्टर्न यमुना कनाल, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। दिस कनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुना रिवर फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ हथनी कुंड बराज लोकेटेड इन सहारनपुर। सो अगर पूछ दे कि ये ईस्टर्न यमुना कनाल जो है वो कहाँ से निकलता है, तो सबसे पहले तो ये यमुना रिवर से निकलता है। और यमुना रिवर में कहाँ से निकलता है, तो ये लेफ्ट बैंक ऑफ हथनी कुंड बराज, जो हथनी कुंड बराज है हमारा सहारनपुर में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हथनी कुंड बराज कहाँ पे है, तो दैट फॉल्स इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहीं से हथनी कुंड बराज जो है सहारनपुर यूपी में, यहीं से इसके लेफ्ट बैंक से, यमुना बैंक से, और ये कैनाल ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कौन सी कैनाल? ईस्टर्न यमुना कैनाल, ठीक है। आगरा कैनाल सिस्टम ओरिजिन, आगरा कैनाल सिस्टम का ओरिजिन क्या है? ओखला बराज ऑफ यमुना रिवर। अगर पूछ दे कि आगरा कैनाल सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से है, तो वो है अपना ओखला कैनाल ऑन यमुना रिवर से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ईस्टर्न यमुना देख लिया। नेक्स्ट आता है शारदा कैनाल सिस्टम। शारदा कैनाल सिस्टम क्या है? ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हमारा जो है इरीगेशन सिस्टम है कौन सा है, तो वो है अपना शारदा कैनाल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो गंगा कैनाल है, गंगा कैनाल वो पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और डेवलप्ड क्या है? कैनाल सिस्टम है। बट अगर यूपी का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कैनाल इरीगेशन सिस्टम पूछ दे तो वो पड़ता है अपना शारदा कैनाल सिस्टम, ठीक है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये शारदा रिवर इन उत्तराखंड, शारदा रिवर उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होता है। क्या? शारदा कैनाल। इसलिए ये याद करना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शारदा कैनाल नाम भी है इसका, और शारदा कैनाल से ये ओरिजिनेट भी होता है। शारदा रिवर उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शारदा रिवर उत्तराखंड। अपर गंगा कैनाल सिस्टम कौन सा है? अपर गंगा कैनाल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो दिस कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। ये अपर गंगा कैनाल सिस्टम है। सबसे पहले तो याद रखना कि ओरिजिनेट होता है राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये भीमगोड़ा बराज ऑफ हरिद्वार से, ठीक है। भीमगोड़ा बराज ऑफ हरिद्वार से ओरिजिनेट होता है। कौन सा? अपर गंगा कैनाल, ठीक है। कौन से बैंक से? तो राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा से, ठीक है। अपर गंगा कैनाल सिस्टम के बारे में याद रखना। नेक्स्ट आता है अपना लोअर गंगा कैनाल सिस्टम, ठीक है। लोअर गंगा कैनाल सिस्टम जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये भी राइट बैंक ऑफ गंगा से ही ओरिजिनेट होता है। प्लेस कौन सा है जहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से वो ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि लोअर गंगा कैनाल का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो वो है अपना नरोरा, जो कि फॉल करता है बुलंदशहर में, जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। अपर गंगा कैनाल का ओरिजिन कहाँ से है? तो ये भीमगोड़ा बराज ऑफ हरिद्वार से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट मेजर इंपॉर्टेंट कैनाल्स के बारे में देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं मेजर कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री का जो मेजर कैनाल प्रोजेक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कैनाल प्रोजेक्ट देखेंगे कौन से स्टेट में फॉल करता है और कौन से रिवर पे वो ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा घाट प्रभा कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। घाट प्रभा कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सबसे पहले ये है कर्नाटका में। कौन सी गंगा से ओरिजिनेट होता है? तो घाट प्रभा रिवर। तो रिवर याद करना तो बहुत इजी हो गया कि घाट प्रभा कैनाल प्रोजेक्ट है, तो ये घाट प्रभा रिवर से ओरिजिनेट हो रहा है। बस स्टेट याद रख लेना कि ये कर्नाटका में है घाट प्रभा कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। उकई कैनाल प्रोजेक्ट कहाँ पे? स्टेट याद कर लो सबसे पहले कि ये गुजरात में पड़ता है। कौन से रिवर से ओरिजिनेट होता है? तो ये ताप्ती से होता है, ठीक है। उकई कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो ताप्ती से ओरिजिनेट होता है। कहाँ फॉल करता है? गुजरात में। नीरा कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो नीरा कैनाल प्रोजेक्ट सबसे पहले तो हमारा महाराष्ट्र में फॉल करता है, और ये कौन से रिवर से ओरिजिनेट होता है? नीरा रिवर से। अगेन रिवर याद करना कोई मुश्किल काम है नहीं यहाँ पे, क्योंकि नीरा कैनाल प्रोजेक्ट नाम भी है और ये नीरा रिवर से ओरिजिनेट भी होता है। बस याद रखना है कि नीरा वाला जो है वो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जवई प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो जवई प्रोजेक्ट जो है वो रिवर याद करना अगेन मुश्किल नहीं है। कौन सी रिवर से? जवई रिवर से। है कहाँ पे? ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। जवई प्रोजेक्ट जो है राजस्थान में है, जवई रिवर में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मंगलम इरीगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? केरला में है। इसका कौन सी रिवर से होता है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया।
बस ये याद रखना है कि अगर पूछ ले कि मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ से है, कहाँ पे है, तो ये पड़ता है अपना केरला में। नेक्स्ट है अपना श्रीर हिंद कनाल। श्रीर हिंद कनाल, श्रीर हिंद कनाल कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। कौन से रिवर पे है? सतलज रिवर पे है, याद रखना। श्रीर हिंद कनाल पंजाब में है, सतलज रिवर पे पड़ता है। ईडन कनाल, ईडन कनाल अपना कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। इसको तो याद ही रख सकते हो, वहाँ पे ईडन गार्डन जो है वो स्टेडियम भी है, तो वो तो याद ही रहता है सबको, उसी के नाम से याद रख लो कि ईडन कनाल जो है वो वेस्ट बंगाल में है। बस रिवर याद कर लो कि दामोदर रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। दामोदर रिवर पे पड़ा हुआ। दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना फैक्ट। बीकानेर कनाल के बारे में बात करते हैं। बीकानेर अगेन कहाँ पड़ेगा? बीकानेर फॉल ही करता है राजस्थान में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये राजस्थान में पड़ेगा। और रिवर याद कर लेना बस कि ये सतलज रिवर पे पड़ता है। मूथ कनाल, मूथ कनाल, मूथ कनाल है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। एम से मूथ, मूथ महाराष्ट्र, मूथ महाराष्ट्र। ये देखो राइमिंग बन रही है, तो जहाँ भी थोड़ा सा राइमिंग बने उसको बना लिया करो। मूथ कनाल महाराष्ट्र, मूथ कनाल महाराष्ट्र में पड़ता है, रिवर नहीं पता। मालपूचा कनाल, मालपूचा कनाल कहाँ पड़ता है? मालपूचा नाम ही लग रहा है साउथ इंडियन, ठीक है, तो याद रख लेना केरला में पड़ता है। रिवर कौन सी है? मालपूचा रिवर। अगेन रिवर याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। नेक्स्ट आता है अपना पेरियार प्रोजेक्ट। पेरियार प्रोजेक्ट याद रखना, ये पड़ता है अपना तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ता है पेरियार प्रोजेक्ट, और पेरियार रिवर पे ये बना हुआ है, तो रिवर याद करना मुश्किल नहीं है, बट ये याद रखना कि पेरियार रिवर जो है वो तमिलनाडु में फॉल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। पेरियार प्रोजेक्ट याद रखना तमिलनाडु में। इंदिरा कनाल के बारे में देख लो। इंदिरा कनाल तो बहुत फेमस भी है, सबको पता होगा कि ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और ये कौन से रिवर पे है? तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलज एंड ब्यास, सतलज एंड ब्यास का जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ से इंदिरा कनाल का ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन फैसिलिटी, मेनी अदर वर्क आर डन थ्रू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लाइक फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कनाल प्रोजेक्ट, टूरिज्म, जवाहरलाल एट्सेट्रा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, अ न्यू पिलग्रिम, ठीक है। मल्टीपर्पज़ फैसिलिटीज़ जो हैं, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनका एम इरिगेशन नहीं होता, मतलब इरिगेशन ही नहीं होता, इरिगेशन के साथ साथ और भी बाकी सारा उनका एम होता है, और भी बाकी सारा उनका पर्पस होता है। जैसे कि वो फ्लड कंट्रोल में हेल्प करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करते हैं, कनाल प्रोजेक्ट्स में करते हैं, टूरिज़्म में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज़ को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आई विल मार्क इट 5 स्टार, कि पूछ देता है कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोला जाता है, ठीक है। तो वो बोला जाता है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। कौन बोला था? ये जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला था, ठीक है। और इनको न्यू पिलग्रिम भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि इनको मंदिर ही बोल दिया तो पिलग्रिमेज ही हो जाएंगे वो लोग। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में। सबसे पहला आता है हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का और राजस्थान का। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि ये किसका किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, इन 4 स्टेट्स का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले यही पूछ देता है कि शारदा प्रोजेक्ट किन किन स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अंडर दिस प्रोजेक्ट ए 163 मीटर हाई एंड 1210 मीटर लॉन्ग डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर इन गुजरात, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो वो किस नदी पे है, तो वो है नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? गुजरात में। 2 फैक्ट यहाँ से बन गए, ठीक है। और अगर अभी यूपीपीसीएस थोड़ा जो है वो डिटेल में जाने लगा है तो हाइट वगैरह, ब्रीथ वगैरह, लेंथ वगैरह भी पूछने लगा, तो याद रखना कि 163 मीटर इसकी हाइट है एंड 1205 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश इज रिसीविंग द लार्जेस्ट शेयर 65.1% ऑफ नर्मदा रिवर वाटर फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम। अगर पूछ दे कि सरदार सरोवर डैम से सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ रिवर वाटर कौन ले रहा है, तो वो है अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। कितना? 65.18%। नेक्स्ट बात करते हैं। 57% ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन गोज़ टू मध्य प्रदेश एंड 27% टू महाराष्ट्र। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा पानी भी मध्य प्रदेश को जाता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से वो भी मध्य प्रदेश को ही जाती है। जो पानी जाता है वो अपना 65.18% है और जो इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश को जाती है वो है 57%, ठीक है। महाराष्ट्र को 27% इलेक्ट्रिसिटी जाती है जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से बनती है।
नेक्स्ट आता है अपना भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, जो कि अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये अपना लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि सतलज रिवर पे बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो वो है अपनी सतलज रिवर, ठीक है। और अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा है अपना, तो वो है भाखड़ा नांगल, ठीक है। और पूछ दे कि कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, ये तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कवर करता है। तो 3 फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं। सबसे पहले कि भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है हमारा कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। और अगर पूछ दे कि लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो कौन है, तो वो अपना भाखड़ा नांगल है। कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल डैम जो है हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एक और फैक्ट याद रखना कि ये जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है इसका बेनिफिट जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान उठाते हैं, बट ये डैम जो है भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कौन से स्टेट में है, वो है अपने हिमाचल प्रदेश में। और एक और फैक्ट है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। अगर पूछ दे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो अगेन वो हो जाता है हमारा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। द नेम ऑफ द लेक फॉर्म्ड बिहाइंड द डैम इज़ गोविंद सागर। तो इस भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के पीछे में जो लेक बनती है उस लेक का नाम क्या है, गोविंद सागर। तो ये याद रखना कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है और गोविंद सागर जो लेक है ये दोनों आसपास में ही है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के पीछे आपका गोविंद सागर डैम लेक पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं रिहांद डैम प्रोजेक्ट। रिहांद डैम प्रोजेक्ट के बारे में पॉइंट्स देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये है कहाँ पे, तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। और कौन सी नदी पे है, तो ये रिहांद रिवर पे है। नाम से ही पता चल रहा है रिहांद डैम प्रोजेक्ट है और रिहांद नदी पे बना हुआ है, जो कि रिहांद रिवर जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर पूछ दे कि रिहांद रिवर जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो सोन रिवर इन उत्तर प्रदेश की ट्रिब्यूटरी है। और रिहांद डैम बना कहाँ पे है, तो वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में एक पॉइंट है कि एन आर्टिफिशियल लेक नेम्ड गोविंद वल्लभ पंत सागर हैज़ बीन बिल्ट बिहाइंड दिस डैम। अगेन जैसे हमने भाखड़ा नांगल के प्रोजेक्ट के बारे में देखा, तो इसके पीछे कौन सा है, गोविंद सागर लेक है। वैसे ही रिहांद डैम प्रोजेक्ट में के पीछे कौन सा एक आर्टिफिशियल लेक पड़ता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर बहुत बार तो यही पूछ लेता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो लेक है वो आर्टिफिशियल है कि वो है, तो आर्टिफिशियल है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो अगेन सोनभद्र में पड़ेगा जहाँ पे रिहांद डैम है, क्योंकि रिहांद डैम के पीछे ही है ये, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट में दिस इज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर पूछ दे कि इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो कौन था, वो था अपना दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। पहला फैक्ट याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1948 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट डैम्स नेम तिलैया, कोनर, मैठान, बोकारो, दुर्गापुर हैव बी बिल्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसी डैम पे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट में ही हमारे कुछ डैम्स पड़ते हैं। कौन कौन से, तिलैया, कोनर, मैठान, बोकारो, दुर्गापुर, ये सारे जो डैम हैं वो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। कुछ अपना टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। कौन से नदी पे है, कृष्णा रिवर पे है, याद है। नागार्जुन सागर कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। कौन सी रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे। नेक्स्ट आता है अपना चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, वेस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा, चंबल वैली प्रोजेक्ट। कौन से रिवर पे है, चंबल रिवर पे, याद है। चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पे, चंबल रिवर पे। स्टेट कौन कौन से, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। मयूराक्षी प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में पड़ता है। कौन से नदी पे है, मयूराक्षी रिवर पे है, ठीक है। तो रिवर याद करना तो बहुत मुश्किल हो नहीं रहा आप लोगों के लिए, बस नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का याद रखना कि ये कृष्णा रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट है कहाँ पे, सबसे पहले ये है अपना उड़ीसा में। याद रखना कि हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा में है। कौन सी नदी पे है, ये महानदी रिवर पे है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इससे याद रखना कि ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा। और कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फरक्का प्रोजेक्ट। फरक्का प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या पड़ता है, फरक्का प्रोजेक्ट। और कौन सी नदी पे है, ये गंगा रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना गोविंद सागर प्रोजेक्ट। गोविंद सागर प्रोजेक्ट है कहाँ पे, ये पड़ता है अपना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है और कौन सी नदी पे है, सतलज रिवर पे है, ठीक है। आई थिंक सरदार सरोवर में हमने देखा था नहीं, गोविंद सागर देख रहे हैं ना, गोविंद सागर। तो देखो गोविंद सागर हमने ये देखा था ना कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के पीछे गोविंद सागर एक लेक है, ठीक है। और ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है किस नदी पे, सतलज रिवर पे। तो सेम वही भाखड़ा नांगल गोविंद सागर जो प्रोजेक्ट है अगेन हिमाचल प्रदेश में है और सतलज रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना गांधी सागर प्रोजेक्ट। गांधी सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पे आता है, चंबल रिवर पे आता है। नेक्स्ट आता है अपना जवाहर सागर प्रोजेक्ट। जवाहर सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। कौन सी नदी पे आता है, चंबल रिवर पे आता है। टेहरी डैम प्रोजेक्ट। टेहरी डैम प्रोजेक्ट किधर है, ये उत्तराखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी रिवर पे पड़ता है, तो ये भागीरथी रिवर पे बना है। इडुक्की प्रोजेक्ट जो है वो केरला में है। कौन सी नदी पे है, पेरियार रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना उकाई प्रोजेक्ट हमने देखा था कि उकाई गुजरात में पड़ रहा था, तो उकाई प्रोजेक्ट गुजरात में कौन सी नदी पे, ताप्ती नदी पे। माता टीला डैम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। ये कौन सी नदी पे है, बेतवा रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना पोचमपन प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तेलंगाना में है। कौन सी नदी पे है, गोदावरी रिवर पे है। पोचमपन। कोलपोंग प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारा अंडमान और निकोबार में पड़ता है। कलपोंग प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, कलपोंग रिवर पे है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सी रिवर पे है, झेलम रिवर पे। बागलीहर प्रोजेक्ट भी हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सी रिवर पे, चेनाब रिवर पे। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, सबसे पहले तो याद रखना राजस्थान में है। कौन सी रिवर पे है, तो चंबल रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना सुइल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पे है, सुइल रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना शिवा समुद्रम प्रोजेक्ट पहले तो याद रखना है कि यह है कहाँ पे, कर्नाटका में है। कौन सी नदी में पड़ता है, ये कावेरी नदी में पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपना रामगंगा प्रोजेक्ट है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। और ये कौन सी रिवर पे पड़ता है, ये रामगंगा रिवर पे पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपना बागलीहर प्रोजेक्ट है कहाँ पे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और ये कौन से रिवर पे बना है, तो चेनाब रिवर पे पड़ा है। नेक्स्ट आता है अपना दुलहस्ती प्रोजेक्ट किधर है, ये अपना जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन से रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है। नेक्स्ट आता है अपना रिहांद सुपर डैम प्रोजेक्ट। रिहांद प्रोजेक्ट हमने देखा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ रहा था। कौन सी रिवर पे, रिहांद रिवर पे। नेक्स्ट आता है अपना सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पड़ता है। पड़ता नहीं है, मतलब इससे ये बेनिफिट होते हैं। और ये कौन से रिवर पे बना है, ये नर्मदा रिवर पे बना है। साईलाल प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, वो पड़ता है अपना जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से रिवर पे है, चेनाब रिवर पे। नेक्स्ट आता है अपना बाण सागर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, वो पड़ता है अपना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इससे बेनिफिट होते हैं। और सोन रिवर पे बना हुआ है। पूर्णिया प्रोजेक्ट जो है वो बिहार में पड़ता है और ये पूर्णा रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। पूर्णा रिवर पे पूर्णिया प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है अपना नथपा झाकरी प्रोजेक्ट है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी रिवर पे, सतलज रिवर पे, ठीक है। इतना पार्ट याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवोल्यूशन वाला। एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर कवर्स 51% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। पास्चर्स कवर 4%, बैरन लैंड कवर्स 24%। एग्रीकल्चर इज़ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया। तो अगर पूछ ले कि एग्रीकल्चरल मतलब लैंड का डिवीजन कैसा कैसा है, तो अराउंड 51% ऑफ द लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कवर करती है इंडिया में। और पास्चर लैंड जो है वो ओनली 4% है। बैरन लैंड का अगर हम पूछे परसेंटेज तो वो है 24% के आसपास, ठीक है। और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो इंडिया में है वो मेजरली क्या है, एग्रीकल्चर है।
एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में आता है, जो हमने बात करी थी ना कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, ठीक है। और 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, याद रखना है फैक्ट। बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज रिटन बाय एम.एस. रांधवा, ठीक है, हु प्लेड अ मेजर रोल इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अगर पूछ दे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जो बुक है वो किसने लिखी थी, याद रखना एम.एस. रांधवा ने लिखी थी, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया था। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन 1960, इनाग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन पंतनगर, उत्तराखंड। तो सबसे पहली, इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कब खोली गई थी, तो 1960 में खोली गई थी। कौन इनाग्रेट किया था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने करा था। कहाँ पे खोली गई थी, तो पंतनगर उत्तर प्रदेश में खोली गई, उत्तराखंड में खोली गई थी, ठीक है। लेटर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो ये पड़ता है हमारा पंतनगर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल मेथड। तो ये मतलब कुछ कुछ डिफरेंट क्रॉप्स को उगाने का डिफरेंट नाम है, कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना। सीरीकल्चर का मतलब क्या होता है कि सिल्क वॉर्म रेयरिंग, जो जिससे हम सिल्क निकालते हैं, उसको जब हम एग्रीकल्चरल करके वो निकालते हैं तो उसको सीरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एपीकल्चर में क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, बी कीपिंग। पीसी कल्चर मतलब फिश फार्मिंग को पीसी कल्चर बोलते हैं। फ्लोरीकल्चर किसको बोलते हैं, फ्लावर्स के प्रोडक्शन को फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, फ्लावर फ्लोरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना वर्मी कल्चर में क्या करते हैं हम, अर्थवॉर्म रेयरिंग करते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब हॉट अपना जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के, उनका हम अपने गार्डनिंग करते हैं। एरोपोनिक में क्या करते हैं, वो प्लांट्स उगाते हैं जो एयर में ही रहते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स इन एयर, जिनका जो रूट्स है वो एयर में ही रहता है, जिसको मिट्टी में नहीं डाला जाता है, ठीक है, एयर्स में ही रहते हैं। कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, इसमें हम मतलब मैकेनिकली जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स इनके रूट्स पे स्प्रे करते हैं, ठीक है। वैसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एरोपोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटीकल्चर मतलब ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन होता है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अपना कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसको बोला जाता है, वो याद रखना कि पूरे वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड, ठीक है। वही ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि होल वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, तो वो आते हैं अपने नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसका क्रेडिट किसको जाता है, तो वो जाता है अपने एम.एस. स्वामीनाथन जी को, ठीक है। इट स्टार्टेड इन 1767-68 इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो 67 से 68 के बीच में हुआ था, 1967-68। फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वीट प्रोडक्टिविटी थ्रू इम्प्रूव्ड सीड वेराइटीज़। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था कि उसमें वीट की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको इंक्रीज़ करने की बात की गई थी, ठीक है। कैसे कि हम उसका वीट के वैरायटी में कुछ इम्प्रूवमेंट करें और जिससे हमारा वीट का जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन पार्ट था। रिजल्टेड इन रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 2000 kg वीट पर एक एकड़। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करी थी हमने और वो हो गया, उसके बाद रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। कितना हुआ था, 2000 kg वीट प्रोडक्शन हुआ था, कितने में, एक एकड़ में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ वेरियस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वैसे कुछ नाम है रिवॉल्यूशन के, वो किससे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये मिल्क प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन में क्या होता है, एग प्रोडक्शन होता है। येलो रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं,
ऑयल सीड प्रोडक्शन, याद रखना जो तेल होता है वो येलो कलर का ही होता है ना, इसलिए अगर पूछे कि येलो रिवोल्यूशन में क्या हुआ था तो उसमें हम ऑयल सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर फोकस करा था हमने। रेड रिवोल्यूशन में क्या करा था हमने, टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे काम करा था, किसमें, रेड रिवोल्यूशन में। पिंक रिवोल्यूशन में क्या करा था हमने, श्रिम्प प्रोडक्शन पे फोकस कब करा था हमने, पिंक रिवोल्यूशन में करा था। गोल्डन रिवोल्यूशन में क्या करा था हमने, फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे काम करा था, किसमें, गोल्डन रिवोल्यूशन में। नेक्स्ट राउंड रिवोल्यूशन याद रखना पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो राउंड से कैसे याद रखोगे कि पोटैटो भी ऑलमोस्ट राउंड शेप का ही होता है, तो इसलिए राउंड रिवोल्यूशन मतलब पोटैटो प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है अपना ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या, ब्लैक रिवोल्यूशन, ठीक है। ब्लैक रिवोल्यूशन में हमने क्या करा था, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने पे काम करा था। नेक्स्ट आता है हमारा अमृत क्रांति किससे बोला जाता है, अमृत क्रांति बेसिकली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अगर पूछ ले कि अमृत क्रांति किससे रिलेटेड है तो वो अपना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है अपना डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है। अब बताओ वाइट रिवोल्यूशन किसको बोला जाता था, भूल मत जाना, ये है अपना मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। उसके फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है, वर्गीस कुरियन साहब को। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। अगर पूछ ले कि टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इसका ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश में है जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, देन आता है मध्य प्रदेश, देन आता है पंजाब, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी, देन एमपी, देन आता है आपका पंजाब, किसके मामले में, वीट प्रोडक्शन के मामले में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश जो है वो नॉट जस्ट वीट प्रोडक्शन में, ये शुगर केन प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप प्रोडक्शन स्टेट से, याद रखना कि वीट एंड शुगर केन के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे आता है, ठीक है। इंडिया जो है वो 3rd रैंक पे आता है किस फील्ड में, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के मामले में। अगर पूछ ले कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के मामले में इंडिया का रैंक क्या है तो वो है 3rd। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। मेजर जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले जो है रबी क्रॉप्स, जो कुछ सीजनल क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो रबी क्रॉप्स का पहले तो सीज़न याद रखना कि ये पड़ता कब है, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि रबी क्रॉप की बुआई कब होती है, सोन इन अक्टूबर नवंबर, तो याद रखना कि ये जब ठंड स्टार्ट होती है, ठीक है, उस टाइम पे राबी क्रॉप्स, राबी मतलब ठंड, राबी से याद रखना रबड़ी हम ठंड में थोड़ी खाते हैं, तो रबड़ी अक्टूबर नवंबर में नहीं खाते हैं, क्या करते हैं हम अक्टूबर नवंबर में रबी की क्रॉप बोते हैं, ठीक है, इससे याद रखना। और रबी क्रॉप का जो मेजर क्रॉप है वो कौन कौन सी है, तो इससे याद रख लेना कि हमारे गाँव में कैसे अक्टूबर नवंबर में कौन कौन से जो है वो क्रॉप की खेती होती है। तो वीट की होती है, बार्ले की होती है, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, पोटैटो, राई, फ्लैक्सीड, ये याद रखना, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, ठीक है। वीट, बार्ले, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, पोटैटो, राई एंड फ्लैक्सफीड, ये जो है वो मेजर क्रॉप्स हैं रबी सीजन की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा खरीफ सीजन। खरीफ क्रॉप्स कब से कब बोई जाती हैं, ये बेसिकली जून से जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ से याद रखना खरा, गर्मी में सब क्या हो जाता है, सब कुछ खरा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए इससे याद रखना कि खरीफ की जो क्रॉप है वो कब बोई जाती है, जून से लेके जुलाई के महीने में बोई जाती है। हार्वेस्ट कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट की जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करके और फिर अक्टूबर नवंबर में रबी की क्रॉप बोई जाती है। अब याद रखना कि खरीफ की जो है वो मेजर जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है अपना सोयाबीन, फिर पैडी, शुगर केन, ज्वार, बाजरा, मैज़े, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब जो हैं वो हमारे खरीफ के क्रॉप्स हैं, ठीक है, याद रखना इनको। नेक्स्ट आता है हमारा जायद क्रॉप जो है ये जो बेसिकली जो हमारा खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम होता है उस 1-2 महीने में हम कुछ और बोते हैं। तो क्या है जायद क्रॉप जो है बेसिकली मई जून में सो की जाती है और जुलाई से अगस्त में हार्वेस्ट कर ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर क्रॉप्स एंड देयर वेराइटीज़। मेजर क्रॉप्स और उसकी वैरायटी के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि राज 307 किसकी वैरायटी है, तो ये वीट की वैरायटी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर से याद रखना कि वीट की कौन कौन सी वैरायटीज़ है, राज 307 है, पूसा सिंधुगंज है, कल्याण सोना है, सोनालिका है, ये सारे किसकी वैरायटीज़ हैं, वीट के। नेक्स्ट बात करते हैं पैडी का। तो पैडी जो है, पैडी का कौन कौन सा है, एक तो अमर है वैरायटी, एक पूसा बासमती है, एक जाया है। अरहर की कौन कौन सी है,
यूपी 5120 बहार ND1, ये किसकी वैरायटी है? अरहर की। ग्राम की वैरायटी कौन कौन सी है? तो एक गौरव है, एक पंत G114K1, ये सारे किसके हैं? ग्राम के हैं। नेक्स्ट कॉटन का देखते हैं। तो कॉटन की कौन कौन सी वैरायटी है? देसी श्यामल है और सूजत है, किसका? कॉटन का। पीनट की वैरायटी क्या क्या है? चित्रा 64 और चंद्र कौशल और चित्रा 64 किसकी वैरायटी है? पीनट की है। द मेजर क्रॉप इन इंडिया इज़ राइस। अगर पूछ ले कि इंडिया का मेजर क्रॉप जो है वो कौन सा है, तो वो है अपना राइस। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अगर पूछ ले कि टॉप राइस प्रोडक्शन कहाँ पे होता है अपना, तो वो कहाँ कहाँ पे होता है? तेलंगाना में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा में होता है। ये जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, किसके? राइस के। ठीक है। ये अगर 2023 की बात करें तो उत्तर प्रदेश वॉज द फर्स्ट एमंग टॉप फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर बात करें कि टॉप फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट, जिसमें सारे फूड ग्रेन्स को इंक्लूड कर लिया गया है, तो टॉप फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट 23 में कौन था? तो वो था हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। मेन डिजीज़ ऑफ वीट कॉर्प, वीट का जो मेन डिजीज़ है वो कौन सा है? अपना रस्ट है। याद रखना कि रस्ट जो डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है? वीट क्रॉप से रिलेटेड है। इन टर्म ऑफ फर्टिलाइजर कंजम्पशन अमॉन्ग स्टेट्स, अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं, कंजम्पशन, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है। देन आता है आपका महाराष्ट्र, देन आता है मध्य प्रदेश। ठीक है। तो यूपी, महाराष्ट्र एंड देन MP किसके मामले में? ये है अपने फर्टिलाइजर कंजम्पशन का हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर है। हरियाणा जो है वो हाईएस्ट वीट प्रोडक्टिविटी वाला स्टेट अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? हरियाणा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 43.3 क्विंटल पर हेक्टेयर वीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में। ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो 1905 में पूसा, बिहार में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ ये? पूसा, बिहार में। कब? 1905 में। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ पे? पूसा, बिहार में। कब? तो 1905 में। उसके बाद लेटर शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली इन 1936, पॉपुलरली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो याद रखना कि जो पूसा इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टार्टिंग में कहाँ किया गया था? तो वो पूसा, बिहार में किया गया था। कब? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में। याद ही रहेगा अगर दोनों में से कोई एक याद रख लो तो। क्यों? क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो उससे याद रख लेना। तो बट लेटर उसको 1936 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इसकी स्थापना कब हुई? ये हुआ 23 मई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स 2023 या 2024 से के डेटा के अकॉर्डिंग। ये बात करते हैं कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे हाईएस्ट प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे लो होती है, और उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है। तो अगर राइस की बात करें तो राइस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना, देन आता है उत्तर प्रदेश, देन आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं राइस के मामले में? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अकॉर्डिंग टू 2023 to 2024 डेटा। वीट के बारे में अगर हम बात करें तो वीट का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश में होता है, देन आता है MP, देन आता है पंजाब। मैज़े की बात करें तो मैज़े का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है आपका कर्नाटका में, देन आता है बिहार, देन आता है मध्य प्रदेश। तो याद रखना मैज़े के प्रोडक्शन में बिहार जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है। ज्वार का प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे हाईएस्ट होता है महाराष्ट्र में, देन आता है कर्नाटका, देन आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। मिलेट्स के मामले में बात करें तो सबसे पहले आपका आता है राजस्थान, देन आता है UP, देन आता है गुजरात। रागी के मामले में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कर्नाटका, देन तमिलनाडु, देन ओडिशा। चिकपीस के बारे में अगर बात करें तो चिकपीस में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है, देन आता है राजस्थान, देन आता है महाराष्ट्र। पिजन पी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, देन कर्नाटका आता है, देन उत्तर प्रदेश आता है। ब्लैक ग्राम, काला चना के बारे में बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? MP है, देन आता है UP, देन आता है आंध्र प्रदेश। मूंग का प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ पे होता है? वो MP में होता है, फिर राजस्थान में, फिर बिहार में होता है। ग्राउंड नट का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले गुजरात में होता है, देन राजस्थान में होता है, देन तमिलनाडु में होता है।
सोयाबीन का देख लेते हैं, तो सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है? एमपी में होता है, देन महाराष्ट्र में, देन राजस्थान में। पीनट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? हाईएस्ट से लेके लोएस्ट देखते हैं, टॉप 3। सबसे हाईएस्ट होता है गुजरात में, देन आता है आपका राजस्थान, देन आता है तमिलनाडु। फिर आता है अपना कॉटन। कॉटन का प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है, देन आता है महाराष्ट्र, देन आता है तेलंगाना। जूट के बारे में बात करें तो जूट का हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, देन बिहार में, देन आसाम में। इस टेबल को समहाउ कैसे भी मगअप कर लेना, रट लेना, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोइंग एरिया ऑफ मेजर क्रॉप्स। मेजर जो क्रॉप्स है उनका सोइंग एरिया कितना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोइंग एरिया है किसका? ये आता है अपना राइस का, ठीक है। और हमने बात भी करा कि हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग जो क्रॉप है वो कौन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, वो राइस ही होता है। तो ये कितने हेक्टेयर लैंड पे ये इसको बोया जाता है? तो 411.96। तो याद रखना ऑलमोस्ट 412 लाख हेक्टेयर लैंड पे बस राइस बोया जाता है। देन आपका आता है उसके बाद ऑयल सीड। ऑयल सीड का जो एरिया है वो कितना है? 193.23 है, बट 193 याद रखना फॉर द सिंप्लिसिटी, ठीक है। 193 लाख हेक्टेयर पे क्या बोया जाता है? पल्स सीड बोया जाता है। फिर पल्सेस कितने पे बोई जाती हैं? तो वो लगभग 123.31 लाख हेक्टेयर पे बोई जाती हैं। शुगर केन जो है वो 59.81 लाख हेक्टेयर पे बोया जाता है। कॉटन जो है वो आपका 122.13 लाख हेक्टेयर पे। जूट जो है वो 6.19 लाख हेक्टेयर पे। वीट जो है वो 345.57 लाख हेक्टेयर पे बोया जाता है, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा राइस का है कितना? 412 लाख हेक्टेयर के आसपास। देन आता है आपका वीट, इसका कितना है? 345 के आसपास लाख हेक्टेयर इसका भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ग्लोबल के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने इंडियन स्टेट का ऑर्डर देखा था, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो राइस का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? चाइना में होता है। इंडिया का है अपना, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, उसके बाद बांग्लादेश। तो राइस का जो ऑर्डर है चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। वीट के बारे में बात करें तो वीट के मामले में भी चाइना हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फिर आता है आपका इंडिया और फिर आता है रसिया। याद रखना वीट जो है वो रसिया में थर्ड हाईएस्ट है। तो राइस और वीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका ऑर्डर तो ऐसे ही याद होगा कि सबसे पहले चाइना, देन आता है इंडिया, चाइना इंडिया दोनों में। बस राइस में जो है थर्ड पे बांग्लादेश आ जाता है और वीट में रसिया आ जाता है। मैज़े के बारे में बात करें तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में मैज़े सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, देन होता है चाइना में, उसके बाद आता है ब्राज़ील में। याद रखना इंडिया इसमें टॉप 3 में नहीं है मैज़े के प्रोडक्शन में। बार्ले के बारे में बात करें तो बार्ले जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? रसिया में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर कहाँ पे होता है? फ्रांस में होता है। सोरगम के बारे में बात करें तो सोरगम का हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है नाइजीरिया में होता है, फिर सूडान, फिर यूएस में। लेंटिल्स के बारे में बात करें तो लेंटिल्स का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। याद रखना लेंटिल के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फिर कौन सा आता है आपका? पोलैंड आता है, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, ठीक है। तो याद रखना लेंटिल्स के मामले में इंडिया, देन पोलैंड, देन यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट पीस के बारे में बात करते हैं तो पीस का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? कनाडा है, देन आता है रसिया, देन आता है नाइजीरिया। सोयाबीन के मामले में देखो तो सबसे हाईएस्ट होता है ये ब्राज़ील में, देन आपका यूएस में, एंड देन अर्जेंटीना में। शुगर केन के बारे में बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट होता है आपका ब्राज़ील, देन इंडिया, देन चाइना। टी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट चाइना, देन इंडिया, देन केन्या। याद रखना कि शुगर केन और टी के मामले में इंडिया जो है वो सेकेंड है। शुगर केन का हाईएस्ट कौन सा है? ब्राज़ील है, बट टी का जो हाईएस्ट है वो चाइना है, ठीक है। चाय चाइना, इसे याद रखना कि चाय का हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है, इंडिया, देन केन्या। कॉफ़ी के बारे में बात करें तो कॉफ़ी जो है सबसे हाईएस्ट होती है ब्राज़ील में, देन वियतनाम में, देन इंडोनेशिया में। टोबैको का बात करें तो टोबैको का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना, देन इंडिया, देन ब्राज़ील। तो याद रखना कि शुगर केन, टी, टोबैको, इसमें इंडिया जो है सेकेंड पे है, और टी और टोबैको में जो है चाइना हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है। रबर का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है थाईलैंड में, देन इंडोनेशिया में, देन वियतनाम में। कोकोनट का कहाँ होता है? इंडोनेशिया, देन फिलीपींस, देन इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग। फल के मामलों में जो इंडियन स्टेट की जो रैंकिंग है उसके बारे में देख लेते हैं। मैंगो का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? यूपी में होता है, देन आंध्रा में, देन कर्नाटका में, ठीक है। याद रखना मैंगो के मामले में और आंवला के मामले में यूपी आपका जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मैंगो के मामले में यूपी, देन आंध्रा, देन कर्नाटका। आंवला के मामले में देखें तो यूपी आता है, देन आंध्र प्रदेश आता है, देन एमपी आता है, देन तमिलनाडु आता है।
नेक्स्ट बनाना के बारे में अगर बात करें तो बनाना का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात। ठीक है। ग्रेप्स के बारे में बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट होता है महाराष्ट्र में, देन आपका आता है कर्नाटका, देन आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट वॉलनट के बारे में देखते हैं। तो वॉलनट जो है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही होता है। ठीक है। एप्पल के बारे में बात करें तो एप्पल का भी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है जम्मू कश्मीर, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट पियर्स की बात करते हैं तो पियर्स जो है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में होता है। पीच के बारे में, ये तो पियर्स था, नेक्स्ट है आपका पीच। पीच के मामले में जम्मू एंड कश्मीर आता है, फिर उत्तराखंड, देन हिमाचल प्रदेश। एर्कनट, आर्कनट, आर्कनट कहाँ पे होता है, सबसे हाईएस्ट कर्नाटक में, देन केरला में, देन असम में। पाइन एप्पल कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट असम में, देन मेघालय में, देन त्रिपुरा में। बेर का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, बिहार, याद रखना, बेर बिहार, बेर बिहार, बेर बिहार। बेर का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, बिहार में, देन आपका वेस्ट बंगाल में। लीची का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड में होता है। गुआवा का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, देन मध्य प्रदेश में, देन बिहार में। कोकोनट, कोकोनट का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कर्नाटका में होता है, देन तमिलनाडु, देन केरला में होता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और डेटा देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वॉज स्टैब्लिश इन 1984, हेडक्वार्टर्ड एट गुरुग्राम हरियाणा। तो ये याद रखना कि जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था 1984 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2022-2023 में कितना हुआ था, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन 355.48 मिलियन टन्स। कितना हुआ था, 355.48 मिलियन टन्स विथ 28.44 मिलियन हेक्टेयर एरिया। कितने एरिया पे बोया गया था इसको, 28 मिलियन, ऑलमोस्ट 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे बोया गया था, और हुआ कितना था प्रोडक्शन, 355.48 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन हुआ था। इंडिया रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन प्रोडक्शन ऑफ, अगर बात करें कि कौन से आपके फ्रूट्स हैं जिसके मामले में इंडिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो मैंगो के क्षेत्र में, पपाया के क्षेत्र में, लेमन के क्षेत्र में और बनाना के क्षेत्र में, इन चार फ्रूट समझो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप समझो, इनके मामले में जो इंडिया जो है वो फर्स्ट आता है ग्लोबली। मैंगो, पपाया, लेमन, बनाना। मैंगो जो 44% टोटल ग्लोबल शेयर मैंगो का है, 39% पपाया का है, लेमन का 17% और बनाना का 20%। नेक्स्ट देखते हैं टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फल होते हैं। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे आता है इसमें, देन आता है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपना स्पाइस प्रोडक्शन के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं। तो स्पाइसेस प्रोडक्शन में इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइस है। याद रखना कि प्रोडक्शन के मामले में, कंजम्पशन के मामले में और एक्सपोर्ट के मामले में, तीनों में इंडिया जो है वो आपका स्पाइसेस के मामले में फर्स्ट आता है। ठीक है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ टॉप स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में, कुछ ऑर्डर देख लेते हैं कहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा होता है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका में, देन केरला में, देन असम में। ठीक है, याद रखना ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट केरला में, देन कर्नाटका में, देन केरला, देन असम। कार्डमम का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, केरला में होता है, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका में। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना टर्मरिक। टर्मरिक का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। क्यूमीन का प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है, उसके बाद आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्लोव्स की बात करते हैं। क्लोव्स का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है, फिर कर्नाटका, देन केरला। कोरिएंडर, कोरिएंडर कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो ये मध्य प्रदेश में होता है, देन गुजरात एंड देन राजस्थान में। लार्जेस्ट एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन के लिए लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, देन असम में है, देन बिहार में है। किसके लिए, जूट कल्टीवेशन के लिए। बिहार जो है थर्ड है, असम सेकंड है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट है। सिक्किम जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है। अगर पूछ दे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, वो है अपना सिक्किम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन की। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में कुछ डेटा देख लेते हैं। तो इंडिया रैंक्स सेकेंड ग्लोबली इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग 11.8% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। ठीक है, याद रखना वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे आता है अगर हम ग्लोबली की बात करें तो। ठीक है, और कितना शेयर है इसका, तो 11.8% है टोटल वर्ल्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में। ठीक है,
कलीफ्लावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, देन मध्य प्रदेश में होता है, देन बिहार में होता है। जिंजर कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका, देन उड़ीसा। पोटैटो कहाँ पे होता है? याद रखना, पोटैटो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होता है, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल, देन बिहार। ऑनियन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? तो ये महाराष्ट्र में होता है, देन मध्य प्रदेश में होता है, फिर कर्नाटका में आता है। टोमेटो की अगर हम बात करें तो टोमेटो का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है, एंड देन कर्नाटका आता है। गार्लिक के बारे में बात करते हैं तो गार्लिक के प्रोडक्शन के मामले में रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे पहले गार्लिक सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, देन राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब कुछ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में डेटा देख लेते हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इंडिया का सबसे पहले तो रैंक देख लेते हैं। तो इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का रैंक कितना है? फर्स्ट है। किसके मामले में? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के मामले। कौन से डेटा के अकॉर्डिंग? 2019 लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग। टॉप स्टेट बाय नंबर ऑफ कैटल एंड बुल्स। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कैटल्स एंड बुल्स हैं 99.9%, फिर आता है उत्तर प्रदेश, देन आता है मध्य प्रदेश। किसके मामले में? कैटल्स एंड बुल्स के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं बफेलोज़ के मामले में, हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज़ के मामले में। तो सबसे ज़्यादा भैंस जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, कितनी? 30% के आसपास टोटल इंडिया का। देन आता है आपका राजस्थान जो कि 12%, और मध्य प्रदेश थर्ड पे आता है। ठीक है, याद रखना कैटल में हमारा जो है मध्य प्रदेश थर्ड पे आता है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे, वेस्ट बंगाल जो है वो फर्स्ट पे आता है। और यही अगर बफेलो की बात करें तो बफेलो के केस में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे आ जाता है, देन राजस्थान, एंड देन मध्य प्रदेश। टॉप स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के मामले में टॉप स्टेट्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो होता है हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, 15.7%। देन आता है हमारा राजस्थान जहाँ पे 14% के आसपास। देन आता है हमारा मध्य प्रदेश जो कि 8.7% होता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। अगेन एक और फैक्ट याद रखना कि मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है ग्लोबली। मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ठीक है, कितना परसेंट टोटल वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करता है? तो ये लगभग 23.3% टोटल मिल्क प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट्स विथ लार्जेस्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के मामले में स्टेट्स की रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश, देन आता है राजस्थान, देन आता है मध्य प्रदेश। किसके मामले में? लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी कीपिंग का डेटा देख लेते हैं। सबसे पॉइंट टॉप 3 स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा बी कीपिंग कहाँ की जाती है? हनी प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में, देन आता है आपका वेस्ट बंगाल, देन आता है पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं कुछ फिश, एग एंड मीट प्रोडक्शन के बारे में। तो फिश का जो प्रोडक्शन है इन 2023 टू 2022 2021-22 में फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया का रैंक कितना था ग्लोबली? वो था थर्ड। ठीक है, टोटल फिश में। सेकेंड इन इनलैंड फिश प्रोडक्शन। अगर टोटल फिश प्रोडक्शन की बात हो तो उसमें तो इंडिया का थर्ड रैंक था, बट अगर बात करें कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन, ठीक है, इनलैंड पे जो फिश प्रोडक्ट की जाए, सी को एक्सक्लूड कर दें हम, उस मामले में इसका सेकेंड रैंक था। नेक्स्ट देखते हैं टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। तो वो फिश प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, देन होता है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में, देन आपका आता है कर्नाटका। ठीक है, ये टॉप 3 फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग प्रोडक्शन के मामले में कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना। मीट प्रोडक्शन के मामले में देख लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट मीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो है आपका वेस्ट बंगाल, देन आता है आपका उत्तर प्रदेश, देन आता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट कुछ सिल्क प्रोडक्शन के बारे में डेटा देख लेते हैं। तो सिल्क प्रोडक्शन में जो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सिल्क प्रोडक्शन स्टार्टेड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन चाइना। सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? चाइना में हुआ था। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन स्टार्टेड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन चाइना। याद रखना है फैक्ट कि चाइना में सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। टॉप नेशन देख लेते हैं नेचुरल सिल्क प्रोडक्शन के मामले में। तो सबसे ज़्यादा जो है सिल्क प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना करता है, उसके बाद हमारा इंडिया करता है। ठीक है, याद रखना। सेंट्रल सिल्क बोर्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1948। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क इन द वर्ल्ड। ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं टॉप स्टेट इन टोटल सिल्क प्रोडक्शन। टोटल सिल्क प्रोडक्शन में कुछ इंडिया के स्टेट्स की रैंकिंग देख लेते हैं। तो ये है, सबसे पहले आता है हमारा कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, देन असम। किसमें? सिल्क प्रोडक्शन के मामले में। नेक्स्ट है हमारा कुछ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ पे कैसे है क्या है। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट ओवर मिनरल फाउंड विद इन देयर स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर किसी स्टेट के बाउंड्री के अंदर कुछ मिनरल पाए गए हैं तो उस पर जो राइट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, ये याद रखना। बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्फोर्स माइनिंग लॉज। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनिंग के लॉ को इन्फोर्स करें। नेक्स्ट, नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993 ओपनड अप द इंडियन मिनरल इंडस्ट्री टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993 में बनाई गई उसने क्या करा, वो इंडियन मिनरल इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोल दिया। ठीक है, किसने खोल दिया? नेशनल मिनरल पॉलिसी। कब आई? 1993 में। मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बात करते हैं, मैप से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। कुछ बेल्ट हैं, ये छोटा नागपुर बेल्ट है, ये सेंट्रल बेल्ट है, ये साउथ वेस्ट बेल्ट है, ये साउथ बेल्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट बेल्ट है। ठीक है, ये कुछ बेल्ट हैं किसके? मिनरल के। नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर बेल्ट में आपको क्या क्या मिलता है। छोटा नागपुर बेल्ट कौन सा है? ये वाला है छोटा नागपुर बेल्ट। ठीक है, ये वाला छोटा नागपुर बेल्ट के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो इट कवर्स, छोटा नागपुर बेल्ट क्या क्या कवर करता है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को कवर करता है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि छोटा नागपुर बेल्ट कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है। ये पार्ट ऑफ झारखंड, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये बना कैसे? कंपोज्ड ऑफ एंशिएंट जीनिस एंड ग्रेनाइट रॉक्स। छोटा नागपुर बेल्ट किससे बना है? ये बना है आपका एंशिएंट जीनिस एंड ग्रेनाइट रॉक से बना है। ये इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रीजन ऑफ द कंट्री। ये इंडिया का जो है वो रिचेस्ट मिनरल रीजन में से एक होता है। नेक्स्ट सेंट्रल बेल्ट के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल बेल्ट कौन सा था? ये था हमारा सेंट्रल बेल्ट जो बीच में पड़ रहा था। इसमें स्टेट्स कौन कौन से आते हैं? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। ठीक है, याद रखना सेंट्रल बेल्ट में हमारा मध्य प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है और महाराष्ट्र आता है। सदर्न बेल्ट जो कि सबसे नीचे था, ये वाला। तो सदर्न बेल्ट में कौन कौन से स्टेट्स होते हैं हमारे? कर्नाटका आता है और तमिलनाडु आता है। नॉर्थ वेस्ट बेल्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला नॉर्थ वेस्ट बेल्ट, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो सबसे पहले राजस्थान आता है, गुजरात आता है और इसमें महाराष्ट्र आता है। ठीक है, याद रखना कि महाराष्ट्र जो है वो सेंट्रल बेल्ट में भी फॉल करता है थोड़ा सा और नॉर्थ वेस्ट में भी फॉल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सदर्न वेस्ट बेल्ट के बारे में। सदर्न वेस्ट बेल्ट कौन सा था? ये वाला था, ये वाला जो हमने देखा था। ठीक है, तो सदर्न बेल्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे? गोवा आता है, सदर्न कर्नाटका आता है और केरला आता है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं कुछ मिनरल के बारे में। कोल के बारे में देखते हैं। मोर देन 90% ऑफ द इंडिया कोल रिजर्व आर फाउंड इन गोंडवाना रॉक ग्रुप। अगर पूछ ले कि इंडिया का जो हाईएस्ट कोल रिजर्व है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका गोंडवाना रॉक ग्रुप में। ठीक है, कितना है वो मोर देन 90% ऑफ इंडियाज़ कोल रिजर्व है। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ द इंडियाज़ कोल रिजर्व जो है वो कहाँ पे पाया जाता है आपका? तो ये गोंडवाना रॉक ग्रुप में पाया जाता है। टाइप ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया, ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ कोल मिलते हैं इंडिया में। सबसे पहले अपना आता है एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल जो है ये बेस्ट क्वालिटी कोल कंसिडर किया जाता है। मिलता कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। उसके बाद आता है अपना बिटुमिनस कोल। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पील कोल। एंथ्रेसाइट के बारे में हमने देख लिया कि बेस्ट क्वालिटी कोल है, कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आता है बिटुमिनस, ये सेकेंड ग्रेड कोयला है। किसके बाद आता है? एंथ्रेसाइट के बाद की क्वालिटी है। कहाँ मिलता है? गोंडवाना कोल फील्ड में मिलता है। लिग्नाइट कोल के बारे में बात करते हैं। ये लो क्वालिटी ब्राउन कोल होता है। कहाँ पे मिलता है? राजस्थान, मेघालय एंड दार्जिलिंग में मिलता है। पीट कोल जो होता है ये लोवेस्ट ग्रेड कोयला होता है। कहाँ मिलता है? हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसके अंदर जो क्या होता है? हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, मेजर कोल फील्ड इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोंडवाना कोल फील्ड जो हमने बात करी कि मोर देन 90% ऑफ द इंडिया कोल रिजर्व इज़ फाउंड इन गोल्ड रॉक ग्रुप। तो इसमें गोंडवाना कोल फील्ड में कौन कौन से हमारे वैलीज़ आते हैं वो देख लेते हैं। तो दामोदर रिवर वैली आता है गोंडवाना कोल फील्ड में। महानदी आता है, महानदी, देन गोदावरी, देन वर्धा, सतपुरा रीजन, राजमहल रीजन, ये सारे जो रीजन है ये गोंडवाना कोल फील्ड में आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड के बारे में देख लेते हैं। रानीगंज वेस्ट बंगाल जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोल फील्ड में सबसे पहला हमारा आता है रानीगंज वेस्ट बंगाल। ये क्या है? लार्जेस्ट कोल फील्ड कंसिडर किया जाता है इंडिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट।
नेक्स्ट आता है आपका झरिया कोलफील्ड। झरिया कोलफील्ड कहाँ पे? धनबाद झारखंड में है। रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। झरिया कोलफील्ड क्या कंटेन करता है? 90% ऑफ द इंडियन बिटुमिनस कोल रिजर्व को ये कंटेन करता है। टेरिटरी एज कोलफील्ड, टर्शियरी एज कोलफील्ड। टर्शियरी एज कोलफील्ड कहाँ पे है? राजस्थान, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु में है। टॉप स्टेट्स इन कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन के मामले में हम स्टेट्स की रैंकिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना इसमें यूपी बिहार टॉप 3 प्रोडक्शन में नहीं है, ना ही इसमें झारखंड है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, फिर उड़ीसा में, फिर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं कोल रिजर्व के मामले में रैंकिंग देख लेते हैं। तो कोल रिजर्व के मामले में सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बट अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में, देन उड़ीसा में, देन मध्य प्रदेश में। भले रिजर्व जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट पे आता है, बट जो प्रोडक्शन है वो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा करता है, जो कि रिजर्व के मामले में थर्ड पे आता है। उड़ीसा सेकंड पे आता है। याद रखना कि उड़ीसा का रिजर्व भी सेकंड है और प्रोडक्शन भी सेकंड है, इससे उड़ीसा याद हो गया। छत्तीसगढ़ का याद रखना कि यहाँ पे रिजर्व की रैंकिंग थर्ड है, बल्कि प्रोडक्शन का रैंक यहाँ पे फर्स्ट है। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना कि ये टॉप 3 कोल रिजर्व में आता ही नहीं है, बट टॉप 3 प्रोडक्शन में आ जाता है। झारखंड के बारे में याद रखना कि झारखंड जो है वो टॉप कोल रिजर्व में आ जाता है, बट टॉप कोल प्रोडक्शन में इसका टॉप 3 में नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया के बारे में। आयरन ओर जो है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर कर्नाटका में मिलता है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलता है मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। याद रखना एम से मैग्नीज, एम से मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मैग्नीज होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है, फिर गुजरात में, फिर झारखंड में। सिल्वर सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। माइका सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। जिप्सम सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात में मिलता है। कोल की बात करें तो कोल का सबसे ज़्यादा, अभी हम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसिंग के बारे में ऊपर देखा था ना हमने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जो है टॉप 3 कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइमस्टोन की। तो लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर राजस्थान में होता है। फिर आता है अपना क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है, फिर गुजरात में, फिर असम में। ठीक है, नेक्स्ट डोलोमाइट की बात करते हैं। तो डोलोमाइट का हाईएस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, फिर कर्नाटका में, फिर राजस्थान में। नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। नेचुरल गैस जो है सबसे ज़्यादा आसाम में, फिर राजस्थान में, फिर त्रिपुरा में। गोल्ड का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है? ये है कर्नाटका। ये KGF मूवी से आपको याद ही होगा, कोलार गोल्ड फील्ड वहाँ पे पाई जाती हैं। वाइट क्ले के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये तमिलनाडु, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है झारखंड। डायमंड का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है मध्य प्रदेश। लेड का जो है वो है आपका राजस्थान। कैडमम का जो है वो है आपका राजस्थान। किसके मामले में? टॉप प्रोड्यूसिंग के मामले में। कैडमियम जो है वो राजस्थान में मिलता है। लेड जो है वो भी राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में। ग्लोबल रैंकिंग देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? चाइना में मिलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील में। मिलता नहीं, प्रोड्यूसिंग कंट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन, एक तो रिजर्व होना और प्रोडक्शन करना है, दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम प्रोड्यूसिंग कंट्री की रैंकिंग देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का हाईएस्ट प्रोडक्शन चाइना में, देन ऑस्ट्रेलिया में, देन ब्राज़ील में। बॉक्साइट का हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है, देन गिनिया में होता है, देन चाइना में होता है। सीमेंट का हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होता है, देन इंडिया में, देन वियतनाम में। कॉपर का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है? चिले में होता है, देन पेरू में, देन कॉन्गो में। डायमंड की बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? रसिया में होता है, फिर बोत्सवाना में होता है, देन कनाडा में होता है। गोल्ड की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है चाइना करता है, देन रसिया करता है, देन ऑस्ट्रेलिया करता है। आयरन ओर के बारे में बात करें तो सबसे हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया करता है, देन ब्राज़ील आता है, और उसके बाद आता है चाइना। किसके मामले में? आयरन ओर के मामले में। माइका की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग है वो चाइना है, फिर मेडागास्कर है, उसके बाद US आता है। किसके मामले में? माइका के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं प्लैटिनम का। तो प्लैटिनम का सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका प्रोडक्शन करता है, फिर रसिया करता है, फिर जिम्बाब्वे करता है। क्या? प्लैटिनम प्रोडक्शन। सिल्वर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मैक्सिको में होता है, देन चाइना में, देन पेरू में होता है। ठीक है, क्या? सिल्वर। नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे हाईएस्ट होता है USA में, देन रसिया में, देन ईरान में। किसका प्रोडक्शन? नेचुरल गैस का। मैग्नीज ओर के बारे में बात करें तो सबसे हाईएस्ट होता है साउथ अफ्रीका में, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। जिंक की बात करें तो चाइना में, देन पेरू, देन ऑस्ट्रेलिया। लेड की बात करें तो सबसे हाईएस्ट होता है चाइना में, देन ऑस्ट्रेलिया में, देन US में। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है, देन रसिया करता है, देन कनाडा करता है। टीन की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है, देन इंडोनेशिया, देन
म्यांमार करता है। कोल एंड लिग्नाइट के बारे में बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन चाइना करता है, देन इंडिया करता है, देन इंडोनेशिया करता है। ठीक है, अब हम मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ एंड कोल मिनरल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड कोल माइंस पर स्टेट इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कोल फील्ड या कोल एरिया के बारे में, ये कोल फील्ड या कोल एरिया है इधर, और वो कौन से स्टेट में फॉल करता है उसका इन्फॉर्मेशन इस साइड दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। दामोदर वैली बराकर कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। सोन वैली उमारिया कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी वैली सिंगारेनी कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। महानदी वैली तालचर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। करनपुरा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। नेवेली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कोरबा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राजमहल कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। सुहागपुर मध्य प्रदेश। विश्रामपुर छत्तीसगढ़। रानीगंज देखा था हमने पहले भी, वेस्ट बंगाल। माकुम असम। नामचिक अरुणाचल प्रदेश। गिरिडीह झारखंड। सुहागपुर मध्य प्रदेश। झिमली छत्तीसगढ़। करनपुरा झारखंड। रामपुर हिमगिरी उड़ीसा। रंगीत वैली सिक्किम। तंदूर कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। लामाटिया झारखंड। ठीक है, ये हमारे कुछ कोल फील्ड या कोल फील्ड से रिलेटेड एरिया हैं और ये सारे स्टेट्स में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेजर रीजन एंड एसोसिएटेड मिनरल इन इंडिया। कुछ मिनरल मेजर रीजन कौन से हैं और उनसे एसोसिएटेड मिनरल क्या क्या है। माकुम में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। कोरापुट में बॉक्साइट मिलता है। चित्रदुर्ग में क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। कोडरमा में माइका मिलता है। मोसाबानी में क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। अंकलेश्वर में मिनरल ऑयल मिलता है। दल्लीराजहरा में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। खेत्री में क्या मिलता है? खेत्री माइंस पढ़ा है हमने, राजस्थान में पड़ता है, कॉपर मिलता है। कियोंझर में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। कोरबा में क्या मिलता है? कोल मिलता है। कोलार में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। कोलार गोल्ड फील्ड देखा था ना हमने। आलमंड हिल में क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है। ठीक है, मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। कॉपर प्रोडक्शन के मामले में मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा एरिया जहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता है? ये चंद्रपुर एरिया है। कर्नाटका का कौन सा एरिया है वो जहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? ये है चित्रदुर्ग हसन। मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? ये बालाघाट में होता है। राजस्थान की खेत्री माइंस हमने पढ़ लिया है। आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडा में कॉपर प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होता है। तमिलनाडु में साउथ आरकोट में कॉपर प्रोडक्शन होता है, तमिलनाडु वाले एरिया में। मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं? तो मेजर ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इंडिया में है वो कहाँ कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, बरौनी में है, कोयली में है, हल्दिया में है, मथुरा में है, डिगबोई में है, पानीपत में है, बोनगाईगांव में है, पारादीप उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये हमारे मेजर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, IOCL का जो है वो जो हम पढ़ते थे ना, IOCL का जो टोटल 9 जगह पे उसका वो है, वो यही है। गुवाहाटी असम, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, डिगबोई पानीपत, बिनगैगांव आसाम एंड पारादीप उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कहाँ है? महाराष्ट्र में है और विशाखापट्टनम में है। भारत पेट्रोलियम का कहाँ पे है? कोच्चिन में है, मुंबई में है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कहाँ पे है? मनाली में और नारीमनम में है, नारीमनम तमिलनाडु। नेक्स्ट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पे है? नुमालीगढ़ असम में है। नेक्स्ट मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कहाँ पे है? मैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो ONGC है उसका रिफाइनरी कहाँ पे है? टाटीपक्का आंध्र प्रदेश। टाटीपक्का आंध्र प्रदेश में क्या है? ONGC की रिफाइनरी है। रिलायंस इंडस्ट्री की रिफाइनरी कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में। आइसर ऑयल लिमिटेड की रिफाइनरी कहाँ पे है? वादीनगर गुजरात में है। जॉइंट वेंचर ऑफ भारत पेट्रोलियम एंड ओमान ऑयल कंपनी। सो बेसिकली भारत पेट्रोलियम और ओमान की जो ऑयल कंपनी है उनका जो जॉइंट वेंचर है वो कहाँ पे है? बीना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है यहाँ पे?
तो सबसे पहले तो बेस्ड ऑन रीयूज़ कैपेबिलिटी, एनर्जी इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है, एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है रीयूज़ कैपेबिलिटी के मामले में। ठीक है, रीयूज़ कैपेबिलिटी मतलब कि एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो एक होता है नॉन रिन्यूएबल जिसको दोबारा नहीं यूज़ किया जा सकता है, एक होता है रिन्यूएबल जिसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल के सोर्सेज क्या क्या हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ये अगर एक बार यूज़ कर लिया आपने तो फिर ये वैनिश हो जाएंगे, इनको दोबारा यूज़ करके आप एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए किस में फॉल करते हैं? नॉन रीयूजेबल एनर्जी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रिन्यूएबल एनर्जी। इनके सोर्सेस क्या हैं? हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। तो बेसिकली एक बार इनको यूज़ कर लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो दोबारा भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसलिए इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में रखा गया है। देयर आर 5 टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेसिकली 5 टाइप के एनर्जी सोर्सेज हैं। कौन कौन से? एक तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हुआ, दूसरा गैस एंड पेट्रोलियम बेस्ड एनर्जी सोर्स हुआ, तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, चौथा थर्मल एनर्जी सोर्स, और पांचवा जो है आपका हाइड्रो एनर्जी सोर्स। टॉप रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन नेशन। ठीक है, देखते हैं टॉप रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोडक्शन कहाँ पे कैसे क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन चाइना करता है, देन यूएस करता है, देन ब्राज़ील करता है, देन कनाडा करता है, फिर इंडिया करता है। कितने नंबर पे है? 5th नंबर पे है। किसके मामले में? रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूशन के मामले में। टॉप स्टेट्स ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशन। अगर इंडिया में हम बात करें कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन के मामले में इंडियन स्टेट्स की रैंकिंग देखें तो सबसे पहले आता है राजस्थान, जहाँ पे 21.4 गीगावाट का जो है सोलर पावर इंस्टॉलेशन है। ठीक है, गुजरात आता है उसके बाद 14 गीगावाट। ठीक है, फिर आता है आपका कर्नाटका 8 गीगावाट, देन आता है तमिलनाडु। बस आप ऑर्डर याद रखना कि टॉप स्टेट्स ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन में सबसे पहले राजस्थान आता है, देन गुजरात आता है, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेट्स विद टॉप विंड पावर इंस्टॉलेशन। विंड पावर इंस्टॉलेशन के बारे में सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में विंड पावर प्रोडक्शन, देन आता है तमिलनाडु, देन आता है कर्नाटका। गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट्स विथ हाईएस्ट रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन। हाईएस्ट रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में इंडियन स्टेट्स की रैंकिंग देख लेते हैं। तो सबसे टॉप पे आता है आपका गुजरात, देन आता है राजस्थान, देन आता है तमिलनाडु, देन आता है कर्नाटका। ठीक है, ये किस चीज़ की रैंकिंग है? तो ये हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की रैंकिंग है। ठीक है, टोटल पावर कैपेसिटी जो है इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी के बारे में अगर बात करें तो ये 444 लाख मेगावाट है। ठीक है, ये नंबर भी काफ़ी यूनिक है 444, तो इससे याद रखना कि इंडिया का टोटल पावर कैपेसिटी कितना है? 444 लाख मेगावाट। ठीक है, अगर इसको हम बाइफरकेट करें कि कौन सा किस टाइप का, ये तो टोटल है जिसमें आपका थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर सब है। ठीक है, बट अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो आउट ऑफ दिस 444 लाख मेगावाट थर्मल एनर्जी जो है वो 54.4% है, रिन्यूएबल एनर्जी 32.2% है, हाइड्रो पावर जो है वो 10.5% है, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो 1.8% है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे लगा था? दार्जिलिंग में लगा था। ठीक है, अगर पूछ दे कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे लगा था तो दार्जिलिंग में लगा था। कब लगा था? 1897 से लेकर 98 के बीच लगा था। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जो है स्टेब्लिश्ड इन 1902 एट शिवा समुद्रम कर्नाटका ऑन कावेरी रिवर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जो है वो कब स्टेब्लिश किया गया? 1902 में। कहाँ पे? शिवा समुद्रम कर्नाटका में। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। क्या इस्टेब्लिश किया गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC इस्टेब्लिश कब हुई? NHPC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1975 में। नेक्स्ट देखते हैं थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है NTPC, ये कब इस्टेब्लिश की गई? 1975 में। कब? न्यू दिल्ली में। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ NTPC का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? 76074। 76074 याद रखना, ये भी नंबर काफ़ी यूनिक है। 7674 बीच में एक जीरो डाल दें। ये है अपना मेगावाट। NTPC जो है इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर कंपनी है। थर्मल पावर कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर कंपनी कौन सी है? वो है आपकी NTPC। टॉप 3 स्टेट्स ऑफ थर्मल पावर कैपेसिटी। थर्मल पावर कैपेसिटी के मामले में टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं?
महाराष्ट्र है, देन गुजरात है, देन उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी में फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया किसको बोला जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1948 में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1954 में। फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर अप्सरा कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में। ये पूछा भी जाता है कि इंडिया का फर्स्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या था? अप्सरा। ठीक है, याद रखना। फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर क्या था? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? वो था आपका अप्सरा। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, पूछता है काकरापार न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? गुजरात में। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ पे पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? कर्नाटका में, याद रखें, कायगा कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं इन्नोर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। रावलभट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? राजस्थान में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट टाइडल पावर एरिया जो है, जो लार्जेस्ट टाइडल पावर एरिया किसको माना जाता है? खंबात कोस्ट गुजरात को माना जाता है। मेजर हॉट वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? मणिकरण कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। वोल्केनो कहाँ पे मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। टाटा पानी कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ मेजर थर्मल प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट्स के बारे में। ठीक है, उकाई थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? गुजरात में है। बदरपुर दिल्ली में है। पतरातू कहाँ पे है? झारखंड में है। हरदौगंज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश। उड़ान गुजरात। पारस महाराष्ट्र। नेक्स्ट आता है हमारा रामगुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ओबराय थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। अगर पूछ ले कि ओबराय थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपका सोनभद्र में। ठीक है, यूपी में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1967 में। किसके हेल्प से? रशियन कोऑपरेशन के हेल्प से। नेक्स्ट कुछ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड द मोस्ट ऑर्गेनाइज एंड वाइड स्प्रेड है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की क्या है? ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया है, और ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वाइड स्प्रेड है। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है कब खोला गया था? 1818 में। कहाँ पे? फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता। फोर्ट ग्लोस्टर के पास फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल खोली गई थी। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री। तमिलनाडु में क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री कहाँ पे है, तो वो है आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? कुल्टी। कहाँ पे है ये? आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहाँ पे खुली थी? कुल्टी में। ये कहाँ पड़ता है? आसनसोल वेस्ट बंगाल में। कब खुला था? 1874 में। कहाँ पे? बराकर रिवर पे। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टील प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और भिलाई स्टील प्लांट किसके हेल्प से खोला गया? तो ये रसिया के हेल्प से खोला गया। नेक्स्ट आता है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। कहाँ पे है? राउरकेला में है, उड़ीसा में। और ये किसके हेल्प से खोला गया? तो जर्मनी की हेल्प से खोला गया। नेक्स्ट आता है आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। राउरकेला वाला जो है कहाँ पे किसके हेल्प से खोला गया? जर्मनी की हेल्प से। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है दुर्गापुर वाला किसके हेल्प से खोला गया? ब्रिटिश के हेल्प से खोला गया। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पे है? झारखंड में। किसके हेल्प से खोला गया? रसिया के हेल्प से खोला गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कब स्टैब्लिश हुई? 24 जनवरी 1973 को। तो ये याद रखना कौन सा प्लांट जो है किसके हेल्प से खोला गया, कौन सा स्टील प्लांट कौन से कंट्री के हेल्प से खोला गया, बहुत बार पूछता है। तो भिलाई स्टील प्लांट याद रखना रसियन हेल्प से खुला।
और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड 2 जगह खुला, एक राउरकेला में, एक दुर्गापुर में। तो राउरकेला में जर्मनी का हेल्प मिला था, दुर्गापुर में ब्रिटिश का हेल्प मिला था। बोकारो स्टील प्लांट किसके हेल्प से खुला था? अगेन रसिया के हेल्प से खुला था। ठीक है, तो रसिया ने 2 जगह पे स्टील प्लांट खोलने में मदद करी थी। कौन सी? एक तो भिलाई और दूसरा बोकारो। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, बोकारो जो है आपका झारखंड में। स्टील अथॉरिटी सेल का स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 को। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में फर्स्ट एल्यूमिनियम फैक्ट्री कब खोला गया था? 1937 में खोला गया था। कहाँ पे? आसनसोल में, बंगाल में। ठीक है, एक और खोला गया था आसनसोल में। इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो कुल्टी में खोला गई थी, आसनसोल वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और सिमिलरली एल्यूमिनियम की भी इंडस्ट्री जो है, सबसे पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री जो है 1937 में आसनसोल में ही खोली गई थी। मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो साल्को है, सब्सिडरी कंट्री प्लस मेजर सेंटर्स। नाल्को है, फ्रांस और ओडिशा। इंडाल्को है, यूएस सोनभद्र। माल्को है, इटली चेन्नई, मिट्यूर सालेम तमिलनाडु। वेदांता है, वेदांता जो कि जर्मनी झरसुगुड़ा के हेल्प से था। नेक्स्ट देखते हैं मेजर एल्यूमिनियम प्लांट एंड स्टेट के बारे में देखते हैं। तो अल्लुपुरम जो है वो मेजर एल्यूमिनियम प्लांट है। यहाँ पे अल्लुपुरम में कहाँ पड़ता है? ये केरला में पड़ता है। अलवाय कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। अंगुल कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। लंगीगढ़ कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। बेलगांव कर्नाटका। कोरबा छत्तीसगढ़। मूरी झारखंड। और ये सारे जो एरिया हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? मेजर एल्यूमिनियम प्लांट्स के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है, सीमेंट का इन्वेंशन कब हुआ था? 1824 में। कहाँ पे? पोर्टलैंड इंग्लैंड में। तो याद रखना कि सीमेंट का इन्वेंशन कब हुआ था? 1824 में। कहाँ पे? तो पोर्टलैंड इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सीमेंट प्लांट इंडिया में कहाँ खुला था? तो वो खुला था चेन्नई में 1904 में। फिर देखते हैं पोरबंदर गुजरात प्लांट। पोरबंदर का गुजरात प्लांट कब खुला था? 1914 में खुला था इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा। इंडिया का रैंक जो है सीमेंट प्रोडक्शन में कौन सा है? तो वो सेकंड है ग्लोबली। सबसे पहला जो है सीमेंट प्रोडक्शन में वो है आपका चाइना। टॉप सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सीमेंट का मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश एंड देन आता है राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पेट्रोकेमिकल का पहले वो देख लेते हैं कि होता क्या है पेट्रोकेमिकल। तो ये बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नाफ्था, अल्कोहल और कैल्शियम कार्बाइड। तो वो प्रोडक्ट्स जो डिराइव किए जाते हैं किससे? पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, नेफ्था अल्कोहल से और कैल्शियम कार्बाइड से, वो होते हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, यूज्ड इन सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डाइज, पेस्टिसाइड, रबर, मेडिसिन, डिटर्जेंट। ये पेट्रोकेमिकल जो है कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर में, प्लास्टिक डाइज में, पेस्टिसाइड में, रबर में, मेडिसिन में और डिटर्जेंट्स में। लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन का जो सेंटर है वो कौन सा है? जामनगर गुजरात है। ठीक है, अगर पूछते कि लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन सेंटर कौन सा है तो वो है आपका जामनगर गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मेजर इंडस्ट्रीज एंड देयर सेंटर। कुछ मेजर इंडस्ट्री उसके सेंटर देख लेते हैं। तो काकीनारा किस चीज़ का सेंटर है? वो जूट का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विरुधानगर। विरुधानगर जो है वो किसके लिए फेमस है? वो है आपका कॉटन क्लॉथ्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका चंदापटना। चंदापटना किसके लिए है? चन्नापटना। चन्नापटना जगह किसके लिए फेमस है? सिल्क के लिए। नेक्स्ट आता है भदोई। भदोई किसके लिए फेमस है? कारपेट के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सीडी। सीडी किसके लिए? फर्टिलाइज़र के लिए। नेक्स्ट आता है रेणुकूट। रेणुकूट किसके लिए फेमस है? एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए। पिरोजे किसके लिए फेमस है? मशीन टूल्स के लिए। अमझार किसके लिए फेमस है? फर्टिलाइज़र के लिए। मोदीनगर किसके लिए फेमस है? रबर के लिए। बाराबंकी किसके लिए फेमस है? पॉलीफाइबर्स के लिए। कानपुर किसके लिए? एक्सप्लोसिव्स के लिए। चुनार किसके लिए? सीमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है अपना विशाखापट्टनम किसके लिए? शिप बिल्डिंग के लिए। मूरी किसके लिए है? एल्यूमिनियम के लिए। गुड़गांव किसके लिए है? मोटर व्हीकल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। पनकी किसके लिए? फर्टिलाइज़र के लिए। पोरबंदर जो है सीमेंट के लिए। नागालैंड किसके लिए? पेट्रोकेमिकल के लिए। सिलवासा जो है वो टेक्सटाइल के लिए है। राउरकेला आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। नेपानगर जो है वो पेपर प्रोडक्शन के लिए। सिडरी जो है कॉपर और फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। नरोरा जो है वो न्यूक्लियर प्रोडक्शन के लिए, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। फिर से इसको आई डोंट नो वाई इट गोज ऑलवेज टू द फर्स्ट पेज। तो यहाँ तक हमने देख लिया था
नरोरा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। रांची जो है वो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजर मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज एंड हेडक्वार्टर्स के बारे में। ठीक है, मेजर मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमारा देखें ONGC का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नागपुर में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC का कहाँ पे है हेडक्वार्टर, हैदराबाद में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। याद रखना, ONGC का दिल्ली, मिनरल एक्सप्लोरेशन का नागपुर, NMDC का हैदराबाद और नाल्को का भुवनेश्वर। इंडियाज़ फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट कहाँ पे खोला गया था, पानीपत हरियाणा में। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना कि इंडिया का फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट कहाँ पे खोला गया था, पानीपत हरियाणा में। किसके द्वारा, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ रिसर्च सेंटर और उनके लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे है, अगेन हैदराबाद में है। ठीक है, तो याद रखना एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अगर पूछे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दोनों हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट NIAR वो है जयपुर में आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरी ट्रॉपिक्स कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे आपका, नागपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है आपका, ये मैसूर में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, शिमला में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, राजमुंद्री में है। एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, झांसी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ पे है, ये भोपाल में है आपका। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये कानपुर में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कटक में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे है, भोपाल में। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, करनाल में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में है। इंडियन मैजे रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन वीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल में है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ पे है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेंटर गाजियाबाद में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड गोट पे रिसर्च करने का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मथुरा में है। नेक्स्ट आता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी। ठीक है, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये आपका करनाल में है। करनाल नहीं, कमाल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कानपुर में है। वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वाराणसी में है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिक हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है, लखनऊ में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ पे है, नागपुर में है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, धनबाद में है। डायमंड इंस्टीट्यूट, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका आनंद है, गुजरात में। इंडियन ग्रॉस एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, झांसी में है। इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, भोपाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए कहाँ पे है, मैसूर में है। और नेक्स्ट सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ये है क्या, दिस प्रोजेक्ट कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर पूछे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किसको किसको कनेक्ट करेगा, तो ये करेगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करेगा। टोटल जो लेंथ है उसका 5846 किलोमीटर है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको कनेक्ट करेगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और इसका टोटल लेंथ कितना है, 3717 किलोमीटर। नेक्स्ट है अपना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये किसको कनेक्ट करेगा, सिलचर को कनेक्ट करेगा पोरबंदर से। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या करेगा, सिलचर को कनेक्ट करेगा पोरबंदर से। इसका टोटल लेंथ जो है कितना है, ये 4112 किलोमीटर है। बोथ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ वेस्ट कॉरिडोर क्रॉस ईच अदर एट झांसी। अगर पूछ ले कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमने देखा था और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये कहाँ पे क्रॉस करता है, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में कॉरिडोर क्रॉस करता है। और ईस्ट वेस्ट किसको कनेक्ट करेगा, सिलचर से पोरबंदर को कनेक्ट करेगा। टोटल 4112 किलोमीटर की लेंथ।
ठीक है। झांसी इज़ कंसिडर द सेंटर पॉइंट ऑफ बोथ डायरेक्शन। ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इन दोनों का सेंटर जो है वो झांसी को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्री इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या बोला जाता है? नर्वस सिस्टम से कंपेयर किया जाता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अबाउट 83% ऑफ टोटल रूट आर रोड। अगर टोटल रूट की बात करें तो 83% जो रूट है वो टोटल रोड है, ठीक है। 9% जो है वो रेल कवर करती है, 6% एयर कवर करती है और 2% जो है वो वाटरवेज कवर करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका पता लैंड में आता है आपका रोड और रेल। देन आता है आपका वाटर में सब टेरिटरियल वाटर लैंड है और दूसरा है आपका ओशिनिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एयर। स्टेट विथ लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है। उन स्टेट्स की बात करते हैं जो लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज कहाँ पे है? वो है आपका महाराष्ट्र में। कितना है उसका? 18,459 किलोमीटर। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश जहाँ पे 12,270 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज है। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश जो कि 10,706 किलोमीटर है। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश जो कि 9105 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश आता है जो कि 8683 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप स्टेट्स इन प्रोविंशियल हाईवे लेंथ, ठीक है। टॉप स्टेट्स इन प्रोविंशियल हाईवे लेंथ। प्रोविंशियल हाईवे लेंथ में जो स्टेट्स हैं उनका लेंथ के बारे में बात करते हैं। प्रोविंशियल हाईवे लेंथ के मामले में टॉप स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र का, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान है। नेक्स्ट आता है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये लॉन्च कब हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर पूछ ले कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्टेट सेक्टर स्कीम है, तो सबसे पहले इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम मारना, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के बारे में देख के तुम्हें लग जाएगा कि पंचायती राज से रिलेटेड है तो स्टेट का होगा। नहीं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अंडर भारत निर्मल इट एम्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू सेटलमेंट्स। क्या करता है ये? भारत निर्मम के अंडर ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सेटलमेंट के लिए। इसमें क्या होता है? 1000 और मोर पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, ठीक है। 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए। 500 और मोर पॉपुलेशन इन हिली और डेजर्ट एरिया रहे तो वहाँ पे भी ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अंतर्गत रोड बन सकता है। थर्ड फेज़ ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2019 में इसका थर्ड फेज़ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज इन इंडिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज इंडिया में कौन कौन से हैं? NH44 जो है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। कितना है? 3745 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कौन? NH44। फिर उसके बाद आपका आता है NH27 जिसकी लेंथ कितनी है? 3507 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाता है? पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। नेक्स्ट आता है आपका NH48। इसकी लेंथ कितनी है? 2807 किलोमीटर। ये दिल्ली से चेन्नई को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका NH52, फोर्थ नंबर पे इसकी लेंथ है 2317 किलोमीटर। ये संगरूर से अंकोला को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका NH30। ये क्या, इसकी लेंथ क्या है? 2040 किलोमीटर। ये क्या करता है? सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम को कनेक्ट करता है। NH6 आता है फिर आपका 1871 किलोमीटर, जोरहट से सीलिंग को कनेक्ट करता है। NH53 आता है 1781 किलोमीटर। NH16 आता है आपका 1711 किलोमीटर। NH66 आता है 1622 किलोमीटर, ठीक है। NH19 आता है आपका 1435 किलोमीटर, दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज थे, उनकी लेंथ थे और कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है वो था। नेक्स्ट देखते हैं हम रेल ट्रांसपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का फाउंडेशन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1853 को, याद रखना। इंडियन रेलवे का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 18 अप्रैल 1853 को। फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई से थाने तक थी, ठीक है। 34 किलोमीटर की 1853 में ये ले डाउन की गई थी। इंडियन रेलवे बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1905 में। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वडोदरा, गुजरात में लोकेटेड है। इंडिया की फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी कौन सी है? वडोदरा, गुजरात में खोली गई थी। कोलकाता मेट्रो रेल कब स्टार्ट हुआ था? 24 अक्टूबर 1984 को।
फर्स्ट बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? मुंबई से अहमदाबाद तक चलाई गई, ठीक है। अप्रूव्ड बाय पीएम मनमोहन सिंह इन दिसंबर 2024, ठीक है। मेजर रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर लेते हैं। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला में है, ठीक है। रेल व्हील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ पे है? ये बेंगलोर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे आता है? DLW जो हम बात करते हैं वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे आता है? पेराम्बूर में आता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है आपकी? रायबरेली में है। स्टेट ऑफ सिक्किम करेंटली लैक्स रेल सर्विस। ये बेसिकली सिक्किम में कोई भी रेल का ट्रैक नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट की बारे में बात करते हैं तो सेंट्रल इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका? 1987 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? कोलकाता में। किसका? सेंट्रल इनलैंड वाटर अथॉरिटी का। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट नेशनल वाटरवे कौन सा था? इलाहाबाद से हल्दिया कितने किलोमीटर का था? 1620 किलोमीटर का। सेकेंड नेशनल हाईवे कौन सा था हमारा? सादिया टू धुबरी पट्टी। सादिया टू धुबरी पट्टी, सादिया टू धुबरी पट्टी, ये था हमारा सेकेंड नेशनल वाटर पे। इसकी लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर। फिर आता है हमारा थर्ड नेशनल वाटरवे। ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? कोलम से कोट्टापुरम तक कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ क्या है? 205 किलोमीटर। फोर्थ नेशनल हाईवे जो नेशनल वाटरवे जो आता है हमारा, काकीनाडा से लेके माराकनम तक कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ कितनी है? 1095 किलोमीटर, ठीक है। फिफ्थ नेशनल वाटरवे जो है वो तालचर से धमरा को कनेक्ट करता है, 621 किलोमीटर। सिक्स नेशनल वाटरवे जो है ये लखीपुर से भांगा को कनेक्ट करता है, 121 किलोमीटर है। तो अगर पूछ दे कि सबसे लंबा जो है कौन सा वाटरवे है, तो वो आपका फर्स्ट वाटरवे है जो सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आता है? फिर आता है आपका फोर्थ नेशनल वाटरवे जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड नेशनल। सबसे पहले आता है फर्स्ट, फिर आता है फोर्थ, फिर आता है सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ, फिर आता है आपका थर्ड एंड देन आता है सिक्स, याद रखना। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोलकाता पोर्ट देख लेते हैं कौन से स्टेट में है, और वाटर बॉडी देख लेते हैं कौन से वाटर बॉडी पे। कोलकाता पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में है, कौन सी नदी पे? हुगली रिवर पे। मुंबई पोर्ट जो है महाराष्ट्र में है, अरेबियन सी में है। चेन्नई जो है, चेन्नई पोर्ट जो है तमिलनाडु में है, ये बे ऑफ बंगाल में है। कोच्चि जो है केरला में है और ये अरेबियन सी में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। पारादीप उड़ीसा में, बे ऑफ बंगाल में। टुटिकोरिन तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल में। मोर्मुगांव कहाँ पे? गोवा में है और ये अरेबियन सी में है। कांडला कहाँ पे? कांडला गुजरात में है और ये अरेबियन सी पे पड़ता है। न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में पड़ता है, अरेबियन सी पे बना हुआ है। नवा सेवा कहाँ पे? महाराष्ट्र में और अरेबियन सी पे बना हुआ है। इन्नौर जो है वो तमिलनाडु में है और बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ठीक है। कुछ अदर पोर्ट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो चेन्नई पोर्ट जो है वो ओल्डेस्ट एंड ऑल वेदर आर्टिफिशियल हार्बर कंसिडर किया जाता है। अगर पूछ ले कि आर्टिफिशियल हार्बर कौन है, तो वो आपका चेन्नई पोर्ट है। और ये ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदर आर्टिफिशियल नहीं, ये जितने भी हमारे आर्टिफिशियल हार्बर हैं उनमें से सबसे ओल्ड कौन सा है? चेन्नई पोर्ट है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका? 1875 में। फिर आता है आपका हल्दिया पोर्ट। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल पोर्ट। अगर पूछ दे कि एक्सटर्नल पोर्ट कौन सा है, तो वो है आपका हल्दिया पोर्ट। फिर आता है आपका नेशनल इनलैंड शिपिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? पटना में है। कब इस्टेब्लिश की गई थी? फरवरी 2004 में, ठीक है। BPSC वाले इस पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना। नेशनल इनलैंड शिपिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? पटना में है। कहाँ पे कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? फरवरी 2004 में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ शिप बिल्डिंग इन इंडिया के बारे में। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो शिप बनाता है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1972 में। हेडक्वार्टर इसका कोच्चि केरला में है। ये लार्जेस्ट शिपयार्ड फॉर शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर है, ठीक है। लार्जेस्ट शिपयार्ड है। अदर मेजर शिपयार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। गार्डन रिच कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। मैजागांव डॉक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अलंग गुजरात कहाँ पे? इंडिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है ये। अलंग गुजरात जो है इंडिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। मुंबई जो है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है। विशाखापट्टनम जो है इंडिया का बेस्ट नेचुरल एंड डीपेस्ट पोर्ट है। कौन सा? विशाखापट्टनम। कांडला गुजरात जो है वो एक टाइडल प्रोजेक्ट है। अगर पूछ ले कि टाइडल पोर्ट कौन सा है? कांडला गुजरात। पूछ ले कि बेस्ट नेचुरल और डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? वो विशाखापट्टनम। मुंबई जो है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है। कुछ देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सिविल एयर ट्रांसपोर्ट 1911 में स्टार्ट किया गया था। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो इंडिया में है, कुशीनगर एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, IGI जो है न्यू दिल्ली में पड़ता है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कोलकाता में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वाराणसी में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अमृतसर में है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पे, अयोध्या में है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मिसलेनियस इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो बोथ पावर एंड मैन्योर आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट से क्या मिलता है, पावर भी मिलता है और मैन्योर भी मिलता है। और ये जो बायोगैस है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। श्रीहरिकोटा जो है कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। थुम्बा कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में, याद रखना। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा जो है केरला में है। बार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। पोखरन जो है वो राजस्थान में लोकेटेड, लोन फॉर न्यूक्लियर टेस्ट। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जो क्या शो किए हैं, मैक्सिमम इंक्रीज शो किए हैं, ठीक है। कौन से है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, देन उड़ीसा है, देन राजस्थान है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज फॉरेस्ट के कवर में कहाँ पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में, देन उड़ीसा में, देन राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं टॉप 3 स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के मामले में टोटल उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके कितना परसेंट जो है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, उसके मामले में, परसेंटेज के मामले में अगर हम बात करें तो उसमें देखते हैं टॉप 3 जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लक्षद्वीप है जिसका 93.3% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। नेक्स्ट आता है आपका मिज़ोरम जिसका 85.34% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। फिर आता है आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड जिसका 81.62% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के बारे में बात कर लेते हैं जो 2023 में आई थी। तो ये 21 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुई बाय इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगर पूछ ले कि ISFR की जो रिपोर्ट है 2023 की उसको किसने रिलीज़ करा, तो भूपेंद्र यादव ने रिलीज़ करा, ठीक है। वो हैं कौन, तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, ठीक है। पब्लिश बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। इसको ISFR को कौन पब्लिश करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड ऑन बाईएनियल बेसिस सिंस 1987। 2 साल में एक बार इसका पब्लिशमेंट होता है। 18th रिपोर्ट है, अभी ये जो आई है 23 वाली रिपोर्ट 24 में, ये 18th रिपोर्ट है, ठीक है, ये याद रखना। फॉरेस्ट एंड ट्री स्टेटस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारे इंडिया में कितने हैं, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपका टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है, जो कि 25.17% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो याद रखना कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में कितना है, वो लगभग 25.17% है इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का। और अगर नंबर्स में बात करें तो कितना है, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसमें फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये 21.76% है फॉरेस्ट कवर, और ट्री कवर कितना है, 3.41%, ठीक है। और अगेन तुम डिराइव कर सकते हो, अगर ये वाला डेटा याद रखो कि 8,27,357 जो है ये 25.17% है, तो 21.76% कितना होगा और 3.41% कितना होगा, ठीक है। इंक्रीज़ कंपेयर टू 2021 के कंपेयर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो वो है आपका टोटल इंक्रीज़ जो हुआ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है, किसमें, जो है आपका ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ कितना हुआ है, 156 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टोटल इंक्रीज़ जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, और फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ जो है 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू 2021, ठीक है, कंपेयर टू 21। हाँ, तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ जो है वो 156 स्क्वायर किलोमीटर है, और ट्री कवर इंक्रीज़ जो है वो आपका
1289 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो 1289 प्लस 156 ऐड कर दोगे तो टोटल निकल आएगा। तो टोटल इंक्रीज़ 2021 में कितना हुआ है, 1445 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से फॉरेस्ट कवर कम है, जस्ट 156 है। ट्री कवर इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि प्लांटेशन बड़ी होगी, 1289 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अभी देख लेते हैं कुछ की हाईलाइट्स फ्रॉम द 2023 ISFR रिपोर्ट। तो टोटल मैंग्रोव कवर कितना है हमारे इंडिया में, ये लगभग 5000 किलोमीटर के, याद रखना 5000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से बस 8 माइनस कर देना, 5000 किलोमीटर माइनस 8, ये है अपना टोटल मैंग्रोव कवर। बैम्बू एरिया के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल बैम्बू होल्डिंग एरिया कितना है, 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, बैम्बू होल्डिंग एरिया है, ठीक है। 1,57,670 स्क्वायर किलोमीटर। इंक्रीज़ 2021 के कंपेयर में कितना हुआ, ये भी लगभग 5227 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसमें इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। टोटल कार्बन स्टॉक इन इंडिया और फॉरेस्ट, इंडिया का फॉरेस्ट में टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, वो है 7285.5 मिलियन टन। टोटल कार्बन स्टॉक इन इंडियन फॉरेस्ट कितना है, 7285 मिलियन टन्स, ठीक है। इंक्रीज सिंस लास्ट असेसमेंट से कितना इंक्रीज़ हुआ है, 81.5 मिलियन टन्स का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। टिल देन टेक केयर।